नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 26 अप्रैल 2022। 26 अप्रैल 2022 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में आ गए हैं दोस्तों। तो ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियो पे प्रश्नों पर आपकी पकड़ अच्छी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं वे सारे अति महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो चलिए हम सारे प्रश्नों को वन बाय वन हल कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों वह है टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन इन किस राज्य में किया गया है दोस्तों। यानी टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यानी कि टैप इन टेवा सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। और थोड़ी सी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने पूरी मुंबई में आने जाने का आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्चगेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया। आदित्य ठाकरे ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि बृहन्मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन बेस्ट भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है दोस्तों। तो यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। यह प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, और एडमिशन की परीक्षाओं में भी पूछा गया है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जो भी प्रश्न हैं ये सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए रखे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस इस जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। मलेरिया दुनिया की आधी से अधिक आबादी को प्रभावित करता है। गरीब देशों में रहने वाले लोगों को इस बीमारी को पकड़ने की संभावना काफ़ी अधिक होती है दोस्तों। आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 25 अप्रैल। यानी कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, गौरव बलियान। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने 23 अप्रैल 2022 को उलान बटार में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। यह रवि कुमार दहिया का लगातार तीसरा एशियाई चैंपियनशिप खिताब है। उन्होंने 57 किलोग्राम पुरुषों में फ्री स्टाइल फाइनल में कजाकिस्तान के रखात कालजान पर तकनीकी श्रेष्ठता से 12-2 से व्यापक जीत दर्ज की। दहिया ने सेमीफाइनल में मंगोलिया के जनार्दन बुद्ध को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था दोस्तों। आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बजरंग पुनिया, नहीं सॉरी दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन सी, रवि कुमार दहिया। यानी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है? रवि कुमार दहिया है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है सर्बियन ओपन 2022 में पुरुष एकल स्पर्धा किसने जीती? नोवाक जोकोविच, एंड्रे रुबलेव, डेनियल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर जेवरेव। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है एंड्रे रूबलेव ने विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर 24 अप्रैल 2022 को पुरुष एकल सर्बियाई ओपन खिताब का दावा किया, जो सीजन का उनका तीसरा टूर स्तरीय खिताब था। 25 वर्षीय रूसी टेनिस खिलाड़ी ने ATP 2050 क्ले कोर्ट इवेंट में घरेलू पसंदीदा को 6-2, 6-7, 4, 6-0 से मात दी। रूबलेव ने अब 2022 में सबसे अधिक टूर स्तरीय खिताब के लिए राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। फरवरी में मार्सेले और दुबई ओपन भी जीती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन बी, एंड्रे
रूबलेव। यानी सर्बियन ओपन 2022 में पुरुष एकल स्पर्धा किसने जीता है? एंड्रेल रूबलेव। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न होगा वह है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हो गया है? रामपुर, भोपाल, अयोध्या, कानपुर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई से भारत का पहला अमृत सरोवर पूरा कर लिया है। अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी की अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था, जिसमें से एक तालाब का काम पूरा हो गया है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, रामपुर। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हो गया है? तो रामपुर में दोस्तों। रामपुर की कौन सी ग्राम पंचायत है? तो पटवई ग्राम पंचायत है। चलते हैं हम अब अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? नीरज चोपड़ा, एम्मा रादुकानु, डेनियल मेदवेदेव, पेड्रिस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इन चारों में वह है, भारत के नीरज चोपड़ा लॉरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से चूक गए, जो ब्रिटिश टेनिस सनसनी एम्मा रादुकानु के पास गया, जो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस इतिहास की पहली क्वालिफायर बनी। उसने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन बिना कोई गेट्स सेट गंवाए जीता था। भारतीय भाला स्टार नीरज चोपड़ा को टेनिस खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव और स्पेनिश फुटबॉलर पेड्री सहित प्रमुख खेलों नामों के साथ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, एम्मा रादुकानु। यानी कि एम्मा रादुकानु को लॉरिस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन, नोवाक जोकोविच, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, टॉम ब्रैडी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है, 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेरस्टेपेन को 2022 लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्चुअल इवेंट में लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2022 के रूप में वोट दिया गया था, जिसे 24 अप्रैल 2022 को सेविले, स्पेन से लाइव दिखाया गया था। मैक्स वेरस्टेपेन ने शीर्ष पर कब्जा कर लिया है। सम्मान टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच, फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, अमेरिकी फुटबॉल स्टार टॉम ब्रैडी, अमेरिकी तैराकी स्टार कैवेल ड्रेसल ने केन्याई एथलीट एलोइड किपचोगे की पसंद को हराकर मैक्स वर्स्टेपेन ने दिसंबर में अबू धाबी ग्रां प्री में अपनी पहली चैंपियनशिप हासिल की थी, जो विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले डच ड्राइवर बने दोस्तों। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टेपेन। यानी लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है दोस्तों। इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा था? यूएस, भारत, चीन, रूस। तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 में दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था। उसके बाद चीन और फिर भारत का स्थान था। 2021 में अमेरिकी सैन्य खर्च 801 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2020 की तुलना में 1.4% की गिरावट दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य अनुसंधान और विकास के लिए वित्त पोषण में 24% की वृद्धि की और 2012 के 20 हथियारों की खरीद पर खर्च में 6.4% की कमी की है और 2021। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यूएसए, यानी कि अमेरिका। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? जापान, कनाडा,
भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है भारत यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। यूरोपीय संघ ने पहले केवल एक ऐसी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की है और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यू इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भारत और यूरोपीय संघ दोनों व्यापार विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के संबंधों में चुनौतियों से निपटने और इन क्षेत्रों को सहयोग को गहरा करने की अनुमति देगा दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी भारत। इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। ये जो सारे प्रश्न हैं दोस्तों वो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप अपना डेली का डेली 10 से 15 मिनट करंट अफेयर पे दे देंगे दोस्तों तो आप आने वाली परीक्षाओं को आसानी से भी फाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 5 से 12 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, नोवोवैक्स, कार्बोवैक्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के विशेषज्ञ पैनल से 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण देने की सिफारिश की है। हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कार्बेवैक्स कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। फिलहाल 12 से 14 साल के बच्चों को कार्बोवैक्स दिया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी कार्बोवैक्स। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह है इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेही ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति यामीन के नेतृत्व में अभियान मालदीव सरकार पर द्वीप राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने का आरोप लगाता है। राष्ट्रपति सोलेही ने भारत के पहले विदेश नीति का विकल्प चुना है। मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने फैसले की घोषणा की। भारत के खिलाफ नफरत भड़काने का अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी मालदीव। यानी इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो मालदीव से है दोस्तों। आपसे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है ऊर्जा परवाह जिसे हाल ही में शामिल किया गया था किस सशस्त्र बल का जहाज सहायक वज्रा है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है भारतीय तटरक्षक जहाज सहायक वज्रा। ऊर्जा प्रवाह को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह सहायक वज्रा ऊर्जा स्रोता के अलावा तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 केरल और माहे का परिचालन कमान के तहत होगा जो 2017 में यहाँ स्थित था। जहाज के 36 मीटर लंबा और कार्गो जहाज ईंधन ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। विमानन, ईंधन और ताज़ा पानी। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी यानी भारतीय तटरक्षक। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस देश में स्थित है? भारत, ब्राज़ील, USA, दक्षिण कोरिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज एवेब की स्थापना 2013 में सोंगडू, दक्षिण कोरिया में हुई थी। यह चुनाव प्रबंधन निकायों का पहला वैश्विक संगठन है और इसमें सदस्यों के रूप में 118 EMB और सहयोगी सदस्यों के रूप में 20 क्षेत्रीय संघ शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल ने दक्षिण अफ्रीका के मॉरिशस का दौरा किया और अपने चुनाव आयोग के साथ बैठक की और दोनों देशों में बड़े NRI समुदाय के साथ बातचीत की। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से विदेशी मतदाताओं के रूप में पंजीकरण करने का आग्रह किया है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन दक्षिण कोरिया यानी कि ऑप्शन डी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है
नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? जयति घोष, अभिजीत बनर्जी, सुमन के बेरी, रमेश चंद्र। तो डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार डॉक्टर राजीव कुमार का स्थान लेंगे। डॉक्टर सुमन के बेरी ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है, जो एक प्रमुख गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है। उन्होंने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है दोस्तों। तो यानी कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन के बेरी को दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। और आप लोगों से दोस्तों एक प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसने इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे प्रश्नों का संकलन आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं दोस्तों।